हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तालर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज हम हमारे एनसीईआरटी के ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू को लेके अगर हम चले तो हमारे फर्स्ट सेम के 6 चैप्टर में भी कंप्लीट हो चुके हैं और सेकंड सेम के जो 2 चैप्टर है, फर्स्ट है चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स, वो अभी कंटिन्यू है एंड जो वेव ऑप्टिक्स है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बच्चों, आज हम थोड़ी नीट की बात करते हैं, जेईई और नीट के लेवल के जो क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे बच्चों। अब बच्चों, अगर हम हमारे एनसीईआरटी का क्लास 12 का फर्स्ट सेम अगर देखने जाए तो बच्चों वो जो फर्स्ट सेम है वो फिजिक्स की एक ब्रांच में से लिया है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। इट्स अ वेरी लार्ज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये जो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जब कोई चार्ज रेस्ट पे होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, तब उसकी जो स्टडी है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। और अगर वो ही चार्ज अगर मोशन में आ गया तो उसकी स्टडी को बच्चों हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले बच्चों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमें 2 चैप्टर लर्न करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों जेईई नीट टाइप के क्वेश्चन कैसे निकलते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से कंसेप्ट याद रखने हैं, ओके? तो आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो अगर हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो बच्चों, अब जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो, जब इलेक्ट्रिक ऐसा वर्ड आता है तो हमारे माइंड में स्पार्क होता है कि हम सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, ओके? तो सबसे पहले हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि हम चार्ज की रेस्ट पोजीशन की कुछ स्टडी करते हैं, चार्ज की मोशनल पोजीशन की कुछ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें चार्ज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है तो हम उसकी रेस्ट पोजीशन की बात कर सकते हैं और उसकी मोशनल पोजीशन की बात कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो चार्ज की बात करते हैं उससे पहले बच्चों हम हमारे 11th स्टैंडर्ड के, हमारे क्लास 11 के फर्स्ट सेम चैप्टर नंबर 8 जो था हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर, तो उसकी बात करते हैं। बच्चों, हमने जब ग्रेविटेशनल की बात की थी तब हमने ऐसा देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ वो ही ऑब्जेक्ट पे, वो ही बॉडी पे लगता है जिस बॉडी का मास प्रेजेंट हो। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए बॉडी के पास क्या होना नेसेसरी है। अगर वो प्रॉपर्टी बॉडी के पास अगर ना हो तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग सकता। तो बच्चों हमने बॉडी पे हमने ऐसी बात की थी, अगर किसी बॉडी का मास प्रेजेंट ना हो तो उस बॉडी पे कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग सकता। दैट मीन्स मास इज अ रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर्टी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने मास को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, मास मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। वैसे ही बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बॉडी की, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कूलम्बियन फोर्स बोलेंगे।
तो हम चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के लिए मैटर के पास कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले। अब बच्चों जब चार्ज की बात की तो चार्ज को हमने डिफाइन कर लिया कि भाई चार्ज कोई मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। बच्चों वैसे तो चार्ज बहुत सारे हैं, अगर हम देखने जाए तो मोर देन 100 जितने चार्ज हैं, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो चार्जेस है वो 3 तरह के हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन है प्रोटॉन एंड थर्ड वन है न्यूट्रॉन। बच्चों जब हमने चैप्टर नंबर 1 लर्न किया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको डीवीएस सर ने ऐसा भी बोला होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इफ यू टॉक अबाउट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड जो न्यूट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है। दैट मीन्स ये जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है। ओके, फिर से एक बार, मोस्ट कॉमनली एलिमेंट्री पार्टिकल कितने हैं बच्चों? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दैट मीन्स उसके पास कोई चार्ज नहीं है। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, ये तीनों जो कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको हमने बोला वो सभी का कुछ मास प्रेजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 kg। ये सभी बात हमें पता है बच्चों, ये सभी बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में की है, बट यहाँ पे फिर से अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर से थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 31 kg। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन जो कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसके चार्ज की वैल्यू क्या है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। बच्चों ये जो कूलम है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट कूलम। ओके, कूलम नाम के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया था और उसका यूनिट दिया था। तो इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट कूलम द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल C। अब बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम को विथ नेगेटिव साइन लिया है। बच्चों हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लिखा है बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव चार्ज है। अगर हम बच्चों इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कितना होगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम जितना होगा। यहाँ पे सिर्फ ये जो माइनस साइन है वो सिर्फ ये डिनोट कर रही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। चलो वैसे ही बच्चों अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 kg। अब इलेक्ट्रॉन का जैसे चार्ज है वैसा प्रोटॉन के लिए भी चार्ज है, तो प्रोटॉन का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ही मैग्नीट्यूड बच्चों इलेक्ट्रॉन के चार्ज का भी है। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन and magnitude of charge of electron both are same but proton have positive charge। so यहाँ पे प्रोटॉन को हम विथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। चलो बच्चों अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं। हमने यहाँ पे देखा ये जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है। चलो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चों
अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें तो वो होगी 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 kg। और अगर हम अगर हम न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो बच्चों वो है 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 kg। बट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन, इसलिए बच्चों हम प्रोटॉन के मास को एंड न्यूट्रॉन के मास को अप्रोक्सीमेटली सेम कंसीडर करते हैं, और दोनों के मास को बच्चों हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 27 kg। ओके, चलो अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। बच्चों ये बात ध्यान से सुनना, ओके जब हम लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे तो यहां पे हमने ये जो सेंटेंस देखा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज, तो हमें इस सेंटेंस की वहां पे जरूर पड़ेगी। ओके, सो फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों एज अ फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल कंसिडर किया, हमने प्रोटॉन को क्यों नहीं कंसिडर किया, हमने न्यूट्रॉन को क्यों कंसिडर नहीं किया? तो बच्चों उसके पीछे का एक ऐसा रीजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना जो अस्तित्व है वो इंडिविजुअल अस्तित्व है, दैट मीन्स वो किसी से बना नहीं है। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि वो फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल है वो भी उससे छोटे छोटे फंडामेंटल यूनिट से बने हैं, एलिमेंट्री यूनिट से बने हैं, और वो एलिमेंट्री यूनिट्स को बच्चों हम बोलेंगे क्वार्क्स। तो आप यहां पे देख सकते हो एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ more elemental units are called quarks। अब बच्चों क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अब बच्चों ये जो अप क्वार्क है उसका चार्ज है +2/3 E, where E is a charge of electron, magnitude of charge of electron। अगर हम बच्चों डाउन क्वार्क की बात करें तो डाउन क्वार्क का जो चार्ज है वो है -E/3। बच्चों इलेक्ट्रॉन को एज अ फंडामेंटल पार्टिकल सिलेक्ट करने के पीछे का एक ऐसा भी रीजन है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट है, एंड वो सभी पार्टिकल से सबसे छोटा पार्टिकल है, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, वो किसी से बना नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो वो एलिमेंट्री पार्टिकल उससे भी छोटे एलिमेंट्री यूनिट से बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्क्स बोलेंगे। प्रोटॉन हैज क्वार्क्स कंपोजिशन ऑफ UUD। बच्चों अब यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क एंड एक डाउन क्वार्क के कंपोजिशन से बना है। दैट मीन्स अगर हम प्रोटॉन के कंपोजिशन की बात करें तो प्रोटॉन का कंपोजिशन होगा UUD, दैट मीन्स दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क। इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रॉन तो बच्चों जैसे प्रोटॉन क्वार्क्स के कंपोजिशन से बना है वैसे ही न्यूट्रॉन भी क्वार्क्स के कंपोजिशन से बना है, बट फर्क सिर्फ इतना है प्रोटॉन दो अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क से बना है, और ये जो न्यूट्रॉन है वो एक अप क्वार्क एंड दो डाउन क्वार्क से बना है। सो द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन इज UDD, where U stands for up quark and D stands for down quark। चलो अब बच्चों ये बात ध्यान से सुनना, हमने जहां पे ब्लैक मार्कर से लिखा है बच्चों वो पॉइंट है, वो सभी पॉइंट्स है, वो सभी कंसेप्ट्स है जो हमें JEE और नीट के MCQ सॉल्व करने के लिए हमें यहां पे यूजफुल बनेंगे। चलो देखो यहां पे, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मोस्ट IMP कंसेप्ट।
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मान लो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 1 में ऐसा देखा था कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलीथीन से अगर हम प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं, या तो हम सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करते हैं, तब एक ऑब्जेक्ट पे से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। दैट मीन्स हमने ट्रांसफर ऑफ चार्ज देखा था कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे से दूसरे ऑब्जेक्ट पे सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो ही ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखो, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट पे से दूसरे ऑब्जेक्ट पे 10 जितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक बॉडी से अनदर बॉडी पे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो एक इलेक्ट्रॉन के से एसोसिएटेड कितना मास ट्रांसफर होता, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी पे, किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन अनदर बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं तो उसके एसोसिएटेड कुछ मास भी ट्रांसफर होगा। फिर से एक बार, अगर किसी बॉडी से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो उसके एसोसिएटेड, उसके रिगार्डिंग कुछ मास भी ट्रांसफर होगा। पर बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर मास ट्रांसफर हो रहा है तो उस केस में चार्ज ट्रांसफर होगा ही, ऐसा बच्चों जरूरी नहीं है। बट अगर एक बॉडी से अनदर बॉडी पे अगर चार्ज ट्रांसफर हुआ तो उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ मास भी ट्रांसफर होगा। बच्चों ये जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो, चार्ज इज इनवेरिएंट। अब बच्चों ये जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है। बच्चों ये जो सेंटेंस है वो हमें क्या कहना चाहता है, चार्ज इज इनवेरिएंट। मान लो अगर कोई चार्ज, ध्यान से सुना, अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो उसका जो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उस चार्ज का जो कुछ मैग्नीट्यूड होगा वो ही मैग्नीट्यूड अगर वो चार्ज मोशन में आए तब भी वो ही मैग्नीट्यूड का चार्ज रहेगा। दैट मीन्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज की जो पोजीशन है, उसकी जो क्या बोल सकते हैं हम, उसकी जो मोशनल पोजीशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। दैट मीन्स अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ही मैग्नीट्यूड अगर चार्ज मोशन में आ जाए तब भी रहेगा। ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। दैट इज चार्ज ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विथ स्पीड। अगर वो रेस्ट पे होगा तब उस बॉडी पे जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज अगर बॉडी मोशन में आ जाएगी तब भी रहेगा। Whereas mass of the body depends upon speed and increases with increase in speed. बच्चों according to Einstein's theory of relativity, the mass m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v square by c square। बच्चों ये जो इक्वेशन है m is equal to m naught divided by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, वो बच्चों हमने अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी पे से लिया है। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी बच्चों हमें ऐसा कहती है कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई पोजीशन में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तब उसका जो मास होगा उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी का रेस्ट मास बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ रिलेटिविटी जब वो बॉडी स्टेडी पोजीशन में से कुछ मोशन में आ जाती है तब उस बॉडी का जो मास है वो मास स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। ऐसा हमें
आइंस्टाइन साहब की जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहती है। दैट मीन्स अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज, जो बॉडी का चार्ज होगा वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी, तब जितना मैग्नीट्यूड का होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज वो बॉडी मोशन में आ जाएगी तब भी रहेगा। बट ये जो हमने बोला वो मास के लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज जब बॉडी स्टेडी पोजीशन में होगी तो उस बॉडी का मास सबसे कम होगा, दैट मीन्स मिनिमम होगा। बट अगर वो बॉडी रेस्ट पोजीशन से कुछ मोशन में आ जाती है तब उस बॉडी की का जो मास है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड इंक्रीज होता जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात की थी तब हमने उस चैप्टर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था कि ऐसे हमने कुछ डिफाइन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another। बच्चों ये चार्ज है उस चार्ज को हम बना भी नहीं सकते, दैट मीन उसको हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट ये जो चार्ज है वो सिर्फ एक बॉडी से अनोदर बॉडी पे सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफर होता रहता है। ओके, दैट मीन्स अगर हमारे पास बच्चों कोई एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, सो उस इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम में बिफोर प्रोसेस जितना चार्ज था, जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज था उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज आफ्टर प्रोसेस भी रहेगा। दैट मीन्स द अलजेब्रिक सम of the magnitude of charge before process and after process in electrically isolated system remain constant। ओके चलो, अब बच्चों यहां से आपको एक डाउट हुआ होगा, सर व्हाट इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। मान लो बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ चार्ज रखे हैं, 10 चार्ज 15 चार्ज, हमें पता नहीं, कुछ चार्ज रखा है उसमें। तो उस चार्ज को उस बॉक्स के बाहर जाने की परमिशन नहीं है, और उस बॉक्स के बाहर जो चार्ज है उसको बॉक्स के अंदर एंटर होने की परमिशन नहीं है। तो बच्चों ऐसी सिस्टम, ऐसा बॉक्स हमने कंसिडर किया, डेट मीन्स उस चार्जेस के कुछ सिस्टम बनी, तो उस सिस्टम के बाहर चार्ज को जाने की परमिशन नहीं है, और बाहर का जो चार्ज है वो चार्ज इस सिस्टम में एंटर नहीं हो सकता। तो बच्चों ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम। चलो अब ध्यान से सुनना, ये वाला कंसेप्ट भी यूजफुल है। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। बच्चों हमने 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेम में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन देखे थे। उसमें हमने जब सेकंड लॉ की बात की थी तब हमने एक ऐसी बात की थी, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी बोलेंगे बच्चों यहां पे हम, बिकॉज कोई प्रॉपर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, या तो इंक्रीज होती है या तो डिक्रीज होती है। अगर बच्चों किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होती है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती जाती है तो हम कह सकते हैं वो बॉडी डिसेलरेटेड या तो रिटार्डेशन मोशन कर रही है। बच्चों अब ध्यान से सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तब वो कुछ एनर्जी
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। मान लो बच्चों यहां पे हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। अब बच्चों हमें चैप्टर नंबर 1 हमने जब देखा था तब उसमें से हमने ऐसी बात की थी, ये जो प्रोटॉन है और वी कैन से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो चार्ज से अवे बनती है। दैट मीन्स अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से अवे होती है। बट अगर हम बच्चों नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, दैट मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। बच्चों अगर ये चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, कैसी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, वो स्टेडी पोजीशन में है, रुका हुआ है, तो वो चार्ज अपने सराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट करेगा और वो फील्ड उसकी एक चार्ज प्रॉपर्टी की वजह से होगी। तो उस प्रॉपर्टी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तब वो कुछ प्रोवाइड कर सकता है। वो क्या प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। एंड अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों वो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, दैट मीन्स टुवर्ड्स द चार्ज होगी। ओके बच्चों, हमने जब चैप्टर नंबर 1 देखा था तब ऐसी भी बात की थी, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एंड एक नेगेटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे रख दे, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर दे, तो यहां से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो पॉजिटिव से आउटवर्ड एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। सो यहां से भी ऐसे होगी, यहां से भी ऐसे होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बच्चों, ऐसी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली। अब बच्चों मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज मोशन में आ गया, दैट मीन्स उसके पास कुछ वेलोसिटी है, बट बच्चों अगर उस पॉजिटिव चार्ज की अगर वो चार्ज की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हुई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स वो लगातार एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड में, एक ही डायरेक्शन में मोशन में है, तब वो दो तरह की, ध्यान से सुना, वो दो तरह की प्रॉपर्टी, दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एक को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हमने जब चैप्टर नंबर 4 देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो हमने उसमें बात की थी अगर इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कोई कंडक्टिंग वायर में से एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव होता है, तो उस जो कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर में ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कुछ करंट फ्लो करेगा। और बच्चों अगर उस कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर के सराउंडिंग कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी डायरेक्शन हम बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपने ये वाली बात की थी। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज कांस्टेंट मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तब उसके पास दो तरह की फील्ड प्रेजेंट होगी, एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों मजा की बात यहां पे है, बट अगर वो चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करने लग जाता है, दैट मीन्स अगर उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती जाती है, तो बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, वो फ्लो हो रहा है तो कंडक्टिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा।
एंड बच्चों ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी रेडिएट करेगा। सो जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तब उसके पास 3 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होती है एंड उसके वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। ओके चलो बच्चों ये वाला कंसेप्ट भी आईएमपी। चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर वेयर एज इट कैन गेट स्टोर्ड विद इन अ वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टिंग बॉडी। बच्चों मान लो अगर हमारे पास एक मेटल का कोई वैसल है, मान लो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो बना है मेटल से, तो बच्चों जब हम मेटल की बात करते हैं दैट मीन्स कोई कंडक्टर की बात करते हैं, तो उस कंडक्टर में बच्चों जो चार्ज रिसाइड होता है, जो चार्ज रहता है वो बच्चों सिर्फ मेटल की आउटर सरफेस पे ही रहता है। ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास एक 3 डायमेंशनल वॉल है, 3 बॉल नहीं बोलेंगे, 3 डायमेंशनल स्फीयर बोलेंगे। अगर हमारे पास ओके चलो सॉलिड स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। ओके अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है। अगर हम बच्चों उस स्फीयर को मेटल से बनाएं, अगर हम बच्चों उस स्फीयर को कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो हमने जो भी चार्ज प्रोवाइड किया वो चार्ज उस स्फीयर की आउटर सरफेस पे रिसाइड हो जाएंगे, आउटर सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। दैट मीन्स के उसका जो आउटर मटेरियल इनर मटेरियल है उसमें चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते। दैट मीन्स अगर हम किसी मेटल को, अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो सभी चार्ज कहां पे रिसाइड्स करते हैं? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ मेटल और कंडक्टर। बट अगर हम किसी हॉलोस्फीयर की अगर हम किसी सॉलिड बॉडी की बात करें, बट अगर वो नॉन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स अगर वो कोई प्लास्टिक से बना हुआ है, अगर वो कोई वुडन ब्लॉक है, वुडन स्फीयर है सॉलिड, तो उसको हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो चार्ज सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट ऐसा मेटल में, दैट मीन्स कंडक्टर में नहीं है। हम जो भी चार्ज प्रोवाइड करेंगे कंडक्टर को या तो मेटल को, वह सभी चार्ज बच्चों ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर और मेटल सरफेस वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो अब बच्चों यहां पे जो हम बात करेंगे ना वो आपने नहीं सुना होगा। ओके 2 बातें हैं वो आपने सुनी होगी, बट उसके अलावा जो बात करेंगे वो उसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे बी केयरफुल, यहाँ पे केयरफुल रहिएगा और ये सभी बातें आपको क्या करनी है? नोट डाउन करनी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों हमने जब यहाँ पे देखा, यहाँ पे C, तो हमने देखा ये C जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? कूलम, दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट तो पता है, कूलम है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये बच्चों ये हमारे लिए नया है। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। फिर से स्टेट कूलम, दैट मीन्स अगर चार्ज स्टेडी पोजीशन में है तो उसके लिए जो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या है? स्टेट कूलम है। उसको बच्चों हम ESU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और बच्चों हम इसको फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं, जिसको हम FR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से एक बार बच्चों हमने जब ऐसा यूनिट, जब हमने कूलम की बात की थी, चार्ज की बात की थी, तो चार्ज का ऐसा यूनिट हमने देखा था। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट कूलम। बट अगर हम CGS सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में चार्ज का यूनिट होगा स्टेट कूलम, जिसको हम ESU भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और बच्चों उसको ही हम फ्रैंकलिन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स स्टैट कूलम इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू फ्रैंकलिन। ये तीनों है बच्चों वो चार्ज के CGS यूनिट्स है। अब बच्चों
ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का एक रिलेशन हमने यहां पे लिखा है। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 स्टेट कूलम्ब। बच्चों आपको ये इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 स्टेट कूलम्ब। दैट मीन्स ये जो कूलम है वो चार्ज का ऐसा यूनिट है, स्टेट कूलम है वो चार्ज का सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो हमने यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा यूनिट एंड सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच का रिलेशन निकाला। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 स्टेट कूलम, और वी कैन से 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और वी कैन से 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 फ्रैंकलिन, जिसको हम स्मॉल f सफिक्स r से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट अनदर यूनिट, अदर यूनिट्स ऑफ चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। बच्चों अगर हम चार्ज के अदर यूनिट की बात करें तो एक नया यूनिट है जिसको हम क्या बोलेंगे, EMU। द फुल फॉर्म ऑफ EMU इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पे ESU का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यहाँ पे EMU का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम EMU से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों हम यहाँ से EMU और ESU और वी कैन से स्टेट कूलम और वी कैन से फ्रैंकलिन के बीच का रिलेशन देखते हैं। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 ESU। फिर से एक बार बच्चों, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और वी कैन से यहां से अगर हम 1 EMU निकालेंगे तो होगा बच्चों 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। कितना होगा बच्चों, 10 कूलम जितना होगा। 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। ओके देखो यहाँ पे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ चलो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, यहाँ पे देख ले। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, अगर हम चार्ज के प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें बच्चों, अगर हम इंडस्ट्रियों में यूज होते हुए जो यूनिट्स है चार्ज के उसकी बात करें तो दैट मीन्स लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें अगर, तो वो होगा एम्पियर आवर एंड दूसरा होगा फैराडे। फिर से एक बार, अगर हम चार्ज के लार्ज यूनिट्स की बात करें तो वो होगा एम्पियर आवर एंड फैराडे। जो फैराडे कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल F। 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम, दैट मीन 3600 कूलम। 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। एंड अगर हम वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो 1 फैराडे होगा 96,500 कूलम, दैट मीन्स वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। सबसे लार्ज चार्ज का सबसे लार्ज यूनिट कौन सा है बच्चों, ये वाला है। कौन से वाला, ये वाला। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं हम इसकी। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अब इसको रब कर देते हैं हम। बच्चों हमने यहां पे देखा 1 कूलम इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 स्टेट कूलम, और वी कैन से ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, दूसरा हमारे पास एक रिलेशन है
1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 कूलम, सॉरी ESU 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 स्टेट कूलम, और वी कैन से ESU, और वी कैन से फ्रैंकलिन. So 1 coulomb is equal to 3 multiplied by 10 power 9 ESU, and 1 electromagnetic unit is equal to 3 multiplied by 10 power 10 ESU. ओके बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? ये वाला निकालना है, EMU एंड कूलम के बीच का रिलेशन, EMU एंड कूलम के बीच का रिलेशन. तो बच्चों हम यहां से ESU को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे. देखो यहां पे ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें ये वाला रिलेशन लाना है. तो इक्वेशन 1 से हम बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 1 ESU. लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई 1, तो उसमें उसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखो यहाँ पे 1 कूलम एज इट इज डिवाइडेड बाई, हम इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा. सो 3 क्रॉस 10 पावर 9 इज इक्वल टू 1 ESU. दैट मीन्स हम 1 ESU की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 ESU इज इक्वल टू, हम 1/3 को एज इट इज रखते हैं, 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई ये 10 पावर 9 है, वो न्यूमरेटर में जाके 10 पावर -9 हो जाएगा, और ये वाला कूलम है वो एज इट इज. अब बच्चों हम ये वाली इंफॉर्मेशन को यहां पे यूज करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इंफॉर्मेशन लेंगे, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 ESU, एंड 1 ESU की जगह पे हम लिख सकते हैं ये वाला. सो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 10 multiply by, instead of writing 1 ESU we can write 1/3 multiply by 10 power -9 कूलम. अब यहां से ये न्यूमरेटर में 3 है एंड डिनोमिनेटर में 3 है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे. सो यहां से हम लिख सकते हैं therefore 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 पावर 10 है, यहाँ पे 10 पावर -9 है. सो बेस सेम है, पावर का एडिशन होगा, 10 - 9 इज इक्वल टू 1. सो यहां से हम लिख सकते हैं 1 EMU 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम. 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलम. ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो. वैसे तो इसकी जरूरत है नहीं बच्चों, बट हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करके दे दिया. ओके चलो मिटा दे. चलो अब बात करते हैं बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चलो बच्चों, सबसे पहला तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग. क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट. ऐसी सभी ऑब्जेक्ट और ऐसा सब कुछ जो कोई फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन बोलेंगे.
बच्चों ये लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चों हमें ऐसा कहता है कि अगर किसी बॉडी पे जो चार्ज है, अगर किसी बॉडी पे जो कुछ चार्ज होगा वो फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल जितना होगा, सो यहां से हम स्टेटमेंट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is a integral multiple of fundamental charge, फिर से एक बार, तो टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बच्चों मान लो किसी बॉडी पे टोटल चार्ज Q है और वो जो टोटल चार्ज है वो फंडामेंटल चार्ज, और हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा था, द चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज फंडामेंटल चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन is taken as a fundamental or we can say elementary charge particle। so यहां से किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का या तो प्रोटॉन का, क्योंकि दोनों के चार्ज तो सेम है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल जितना होगा, वेयर n is equal to 1 2 3 up to infinite। in short we can say n belongs to n, नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर हो गए। मतलब बच्चों अगर किसी बॉडी से चार्ज, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है तो कभी हाफ चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी 1.5 चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी 3.5। इन शॉर्ट बच्चों जो फिक्स अमाउंट होगी वो ही ट्रांसफर हो सकती है। कैसे समझाया आपको? ओके देखो यहाँ पे अगर मैं किसी स्टेशनरी स्टोर में मार्कर खरीदने के लिए जाता हूँ, मुझे ये मार्कर बाय करनी है तो मैं मार्कर खरीदने के लिए जाता हूँ, तो वो जो स्टेशनरी वाला होगा भाई साहब वो मुझे ये हाफ मार्कर दे सकता है? नो। 1.5 दे सकता है? नो। दैट मीन्स अगर मुझे ये मार्कर परचेज करनी है, ये मार्कर बाय करनी है, तो मैं एक या तो 2 या तो 3 या तो 4, दैट मीन्स कोई फिक्स अमाउंट में, कोई फिक्स नंबर में बच्चों ये मार्कर बाय कर सकता हूं। वैसे ही बच्चों अगर किसी बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है तब वो चार्ज सिर्फ फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफर हो सकते हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। दैट मीन्स नेचुरल नंबर ही होते हैं, वो कभी हाफ चार्ज, 1.5 चार्ज, 1.2 चार्ज कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते। दैट मीन्स यहां से हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से फंडामेंटल चार्ज। सो Q is equal to Ne, where E is the fundamental charge, or we can say charge of proton or electron, because charge of proton and electron both are same। ओके बच्चों अब ध्यान से सुना, हम यहाँ पे कुछ अलग करते हैं, प्लस और माइनस नंबर n इंटू ई। ध्यान से सुना, प्लस और माइनस n इंटू ई। अगर प्रोटॉन होगा तो यहाँ पे हम प्लस n ही लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम यहाँ पे माइनस n ही लिखेंगे। दैट मीन्स the total charge on a body is equal to plus or minus n, where n is a integral multiple, that is n belongs to n, that is natural number। ओके बच्चों तो ये बात हो गई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हो गई। अब बच्चों यहां से एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अगर मुझे किसी बॉडी को 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18, ध्यान से सुना, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम जितना चार्ज
ट्रांसफर करना है, देना है उस बॉडी को, तो वो पॉसिबल होगा। इफ इट इज पॉसिबल टू गिव द चार्ज ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम। देखो यहां पे ये आप नोट डाउन कर लो पहले। अगर मुझे किसी बॉडी पे 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम जितना चार्ज ट्रांसफर करना है, क्वेश्चन is it possible to give charge of 8 multiplied by 10 power minus 18 coulomb to a body। अगर किसी बॉडी को हमें 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम जितना चार्ज देना है तो हम दे सकेंगे? ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने ऐसा देखा कि जो बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो कोई फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल जितना होगा। अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन जब हमें आता है तब हमें याद रखना है, हमें नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करने हैं। अगर नंबर ऑफ चार्ज कोई फिक्स अमाउंट में आए, दैट मीन्स हम इतना चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। बट अगर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स नंबर ऑफ चार्ज है, वो अगर बच्चों पॉइंट में आते हैं, वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो उतना चार्ज हम कभी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अमाउंट ऑफ चार्ज हमें यहाँ पे जो नंबर ऑफ चार्ज मिलेंगे वो नेचुरल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल बॉडी को कितना चार्ज हमें यहाँ पे देना है, Q इज इक्वल टू 8 क्रॉस 10 पावर माइनस 18 कूलम जितना चार्ज देना है। सॉरी, माइनस 18। ओके, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 जितना लेना। नाउ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। यहां से हम नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ चार्जेस, कितने नंबर ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हुए। सो n इज इक्वल टू, n को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड पे Q एज इट इज, ये जो E है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो नंबर ऑफ चार्जेस n इज इक्वल टू, Q की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम। यहां से बच्चों पहले तो ये कूलम हनीमून पे चले जाएंगे। सो नंबर ऑफ चार्जेस n इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो हम 1.6 को क्या लिख सकते हैं, 16 बाई 10। तो अगर हम इस 1.6 को इन द फॉर्म ऑफ 16 बाई 10 लिखें तो ये जो 10 होगा, 10 वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो यहां से हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके वो चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 18 एज इट इज। अगर हम इस 10 पावर माइनस 19 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो 10 पावर 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1.6 वी कैन राइट 16 बाई 10, तो 10 ऊपर चला गया। ओके चलो अब ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 10 80 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 दैट इज 10, सो डिवाइडेड बाय 16। अब बच्चों हमें पता है 16 5 80, 16 5 80, सो यहां से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू, यहां से हम लिख सकते हैं 16 5 80, ओके सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहां से हमें नंबर ऑफ चार्जेस कितने मिले, 50 मिले। दैट मीन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम
50 जितने चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट मीन्स हम किसी बॉडी को 8 × 10⁻⁻18 कूलम जितना चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। देखते हैं कितने मिनट का लेक्चर बना हमारा। ओहो 55 मिनट का हो गया। चलो बच्चों, अब हम रेस्ट लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।